नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर एक ही घंटे में 1 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। अच्छी बात है कि शजरकारी बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए और रियासत के वजीर आला की यौम पैदाइश के मौके पर इतने बड़े पैमाने पर पौधे लगाने की मुहिम काबिल सताइश है, क्योंकि तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहां माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं और जंगल बचाओ जंगल बढ़ाओ का नारा दिया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, रियासत में जितनी दिलचस्पी पौधे लगाने पर दी जा रही है, क्या उतनी ही दिलचस्पी पौधों की देखभाल पर की जा रही है? इसका जवाब शायद नफी में मिलेगा। यही हाल 1 करोड़ पौधे लगाने की मुहिम का है, क्योंकि सबसे अहम मसला यह है कि नर्सरियों में इतने पौधे नहीं हैं। अगर पौधे हैं तो कहाँ लगाए जाएंगे? इसके लिए जगह नहीं है। अगर पौधे मिल जाएं और जगह भी दस्तयाब हो जाए तो सबसे बड़ा मसला यह है कि रियासत में मौसम गर्मा की आमद है। ऐसे में क्या ये पौधे बाकी रह सकेंगे? मालूम हुआ है कि पंचायतों, बल्दियात और कॉरपोरेशन के हुदूद में 5-5 हज़ार पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में सरपंचों और विलेज सेक्रेटरीज को ऑर्डर दे दिया गया है, जिन्होंने उसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। उनका कहना है कि 1 घंटे में इतनी तादाद में पौधे लगाना मुश्किल है। विलेज सेक्रेटरीज को जो अहकाम जारी किए गए हैं उसके मुताबिक पहले की तरह जहां समझ आए वहां शजरकारी नहीं की जा सकती, बल्कि दही इलाकों में 3 ता 5 मकामात की निशानदही करने की हिदायत दी गई है। एक एक पौधा 30 ता 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर ऐसे पौधे नर्सरियों में दस्तयाब नहीं होते हैं तो 15 तारीख तक इसका इंतजाम करने का हुक्म दिया गया है और इसके लिए ग्रीन प्लान फंड का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ 40 सेंटीमीटर के गड़ों की खुदवाई करने, खाद का भी इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। यह भी इंतबाह दिया गया है कि कम से कम उन पौधों को 10 दिन तक पानी दिया जाए और 100% पौधे फलने फूलने चाहिए, बसूरत दीगर कार्रवाई की जाएगी। हरितारम के लिए दिसंबर और जनवरी से ही नर्सरियों में सीडिंग का अमल किया जाता है। कई नर्सरियों में अभी पौधों के लिए बीज बोए गए हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि रियासत की नर्सरियों में छोटे छोटे पौधे हैं जो शजरकारी के काबिल नहीं हैं। ये पौधे जुलाई तक शजरकारी के काबिल होंगे। ऐसे वक्त में 30 सेंटीमीटर के पौधों की शजरकारी से विलेज सेक्रेटरीज परेशान कुन सूरत हाल से दो चार है। कहा जा रहा है कि अगर इन पौधों को खानगी अफराद या नर्सरियों से खरीदा जाता है तो एक पौधे की कीमत 60 से 100 रुपए के दरमियान है। अगर ट्रांसपोर्ट चार्जेस शामिल किए जाएं तो इसका बिल लाखों रुपए हो सकता है। हालांकि गड़ों की खुदवाई के लिए EGS स्कीम से फायदा उठाने की सहूलत दस्तयाब है। बावजूद इसके ट्री गार्ड्स और खाद के लिए खर्च का मसला दरपेश है। ग्रीन प्लान फंड से इस रकम का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जा रहा है, लेकिन मसला यह है कि गांव को जो बजट दिया गया था वो पिछले हरितारम प्रोग्राम में ही क्लोज हो गया। कहा जा रहा है कि मौसम बरसात में हरितारम प्रोग्राम के दौरान लगाए गए पौधों में से 40% पौधे ही फल फूल सके। अब जबकि मौसम गर्मा है, ऐसे में 100% पौधों का लगाने के बाद बाकी रहना एक मसला नजर आता है। हमारी मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता साल हुकूमत की जानिब से विलेज पार्क्स वगैरह में शजरकारी की गई थी, जिनमें से 50% से ज्यादा पौधे बाकी नहीं जिनमें से 50% से ज्यादा पौधे बाकी नहीं रह सके। इस सूरत हाल में अब लगाए जाने वाले पौधों को जिंदा रखने के लिए उनको टैंकर के जरिए पानी देना जरूरी है। ऐसे में इसका मेंटेनेंस पंचायतों के लिए इजाफी बोझ होगा। अखराजात बर्दाश्त करने पर भी मार्च, अप्रैल और मई में जब सख्त धूप होती है उन पौधों के मुरझाने का खतरा है। एक और बड़ा मसला यह है कि इतने पौधे लगाने के लिए जगह दस्तयाब नहीं है। अगर जगह मिल भी जाए तो यहां जानवरों की जानिब से उन पौधों को खाने का खतरा है। ऐसे में जिन्हें पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई है वो परेशान हैं। उनका कहना है कि पहले तो पौधों का हुसूल, दूसरा उन्हें लगाने के लिए जगह की तलाश और फिर उन पौधों की हिफाजत मुश्किल है। पी श्रीलता, सरपंच एलाराम लक्षट्टीपेट मंडल जिला मंचरियाल का कहना है कि गुज़िश्ता साल चीफ मिनिस्टर की सालगिरह के मौके पर लगाए गए पौधों में से एक भी पौधा बाकी नहीं रहा और अब 1000 पौधे लगाने का निशाना दिया गया है।
ये इकदाम हवा में चिराग जलाने के मुतरादिफ है। सख्त गर्मी में नर्सरियों से पौधे हासिल करके उनकी शजरकारी करना इन पौधों को खत्म करने के मुमासिल होगा। दीगर सरपंचों का भी यही कहना है कि दही इलाकों में इतनी जगह दस्तयाब नहीं है जहां शजरकारी की जा सके। इस वक्त गड़ों की खुदवाई के लिए मजदूरों की दस्तयाबी भी एक मसला है। साबिका के बिल्स भी उसूल शुदनी है। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो पहले के बिल्स क्लियर करे। मजमूई तौर पर कहा यह जा रहा है कि फैसला अच्छा है, लेकिन बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी, बेमौसम शजरकारी और पौधों की हिफाजत बहुत मुश्किल काम है। अब यह 17 फरवरी को ही मालूम होगा कि कितने पौधे लगेंगे और लग भी गए तो कितने बचेंगे। इस मुहिम के समर आवर नताइज बरामद होंगे या नहीं, इस सिलसिले में कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। अगर इसके नताइज नहीं निकले तो यह प्रोग्राम भी हुकूमत के दीगर प्रोग्राम्स की तरह नामो नमूद का प्रोग्राम बनकर रह जाएगा। मरकजी हुकूमत ने 4 सरकारी बैंकों को प्राइवेट बैंक्स बनाने के लिए चुन लिया है। इनमें से 3 बैंक छोटे हैं, एक बड़ा बैंक है। 3 छोटे बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक है, जबकि बड़ा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। इनके प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू होने में 5 से 6 महीने लगेंगे। हुकूमत ने बजट में 2 बैंकों में हिस्सा बेचने की बात कही थी, लेकिन मोदी सरकार मुल्क में कुछ बड़े सरकारी बैंकों को ही चलाने के हक में है। मुल्क में बड़े सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक है। कुल 23 सरकारी बैंकों में से कई बैंकों को बड़े बैंकों में मिला दिया गया है। इसमें देना बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक और सिंडिकेट बैंक भी शामिल है। हालांकि सरकारी बैंकों को निजी बैंक बनाने से पॉलिटिकल पार्टीज बचते रहे हैं, क्योंकि इसमें लाखों मुलाजिमीन की नौकरियों पर भी खतरा रहता है। हालांकि हुकूमत ये पहले ही कह चुकी है कि बैंकों को कम करने या निजी करने की हालत में मुलाजिमीन की नौकरी नहीं जाएगी। मुल्क में बैंक ऑफ इंडिया 6ठे नंबर का बैंक है, जबकि 7वें नंबर पर सेंट्रल बैंक है। इनके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नंबर आता है। बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,268 करोड़ रुपए है, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्केट कैप 18,000 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 10,443 करोड़ और सेंट्रल बैंक का 8,190 करोड़ रुपए है। इंडियन ओवरसीज बैंक का फाउंडेशन 10 फरवरी 1937 को हुआ था। इसकी कुल 3,800 ब्रांचेस है। बैंक ऑफ इंडिया 7 सितंबर 1906 को बना था। ये एक प्राइवेट बैंक था। 1969 में 13 दीगर बैंकों को इसके साथ मिलाकर इसे सरकारी बैंक बनाया गया। 50 मुलाजिमीन के साथ ये बैंक शुरू हुआ था। इसके कुल 5,089 ब्रांचेस है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1840 में शुरू हुआ था। उस वक्त इसका नाम बैंक ऑफ बॉम्बे था। यह महाराष्ट्र का पहला कमर्शियल बैंक था। इसकी 1874 ब्रांचेस हैं और 1.5 करोड़ ग्राहक हैं। सेंट्रल बैंक 1911 में बना था। इसकी जुमला 4,969 ब्रांचेस हैं। सरकार को डर है कि बैंकों को बेचने की हालत में बैंक यूनियंस मुखालिफत पर उतर सकते हैं, इसलिए वो बारी बारी से उन्हें बेचने की कोशिश करेगी। बैंक ऑफ इंडिया के पास 50,000 मुलाजिमीन है, जबकि सेंट्रल बैंक में 33,000 मुलाजिमीन है। इंडियन ओवरसीज बैंक में 26,000 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 एम्प्लॉयज हैं। इस तरह कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन इन चारों बैंकों में हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कम मुलाजिमीन है, इसलिए इसे प्राइवेट बनाने में आसानी होगी। दिल्ली पुलिस को टूल किट केस में अब 2 मजीद एक्टिविस्ट निकिता जैकब और शांतनु की तलाश है। इन दोनों के नाम भी इस टूल किट केस में आ रहे हैं, जिसे माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया था। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि हमने निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवा लिए हैं। साइबर क्राइम यूनिट को इन दोनों के भी टूल किट मामले में शामिल होने के इशारे मिले हैं। हम जल्दी उन्हें गिरफ्तार करेंगे। इस दरमियान पेशे से वकील निकिता जैकब ने बॉम्बे हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक के लिए 4 हफ्ते के ट्रांजिट पेशगी जमानत की अर्जी दाखिल की है। साथ ही पुलिस के जरिए किसी भी कदम को उठाने से रोकने का मुतालबा करते हुए एफआईआर की कॉपी मुहैया कराने की कोर्ट से गुजारिश की है। इस मामले की समाअत कल यानी मंगल के रोज होगी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि दोनों भी टूल किट तैयार करने में शामिल थे और इन लोगों ने खालिस्तान हामी अनासिर के साथ सीधे राब्ता कर रखा था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पुलिस ने 4 दिन पहले निकिता जैकब के घर जाकर उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच की थी।
पुलिस ने उन्हें बताया था कि वो दोबारा आएंगे, लेकिन अब निकिता जैकब घर पर नहीं है। पुलिस का इल्जाम है कि खालिस्तान हामी तंजीम पोइटिक जस्टिस फाउंडेशन के बानी मोधिया लेवाल ने अपने साथ पुनीत के जरिए निकिता जैकब से राब्ता किया था। वाज़ेह रहे कि दिशा रवि की गिरफ्तारी की मुल्क भर में मुखालिफत हो रही है। दिशा को इतवार को अदालत के सामने पेश किया गया था, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बताया जाता है कि समाज के दौरान दिशा रवि अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देव सरोहा के सामने रो पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि वो किसी भी साजिश या किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। बताया जाता है कि अदालत में दिशा ने कहा कि मैं सिर्फ किसानों की हिमायत करती हूं, क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल है, उन्हीं से हमें खाना मिलता है। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने टूल किट को तैयार नहीं किया था, बल्कि सिर्फ 2 जुमलों को एडिट किया था। पुलिस का कहना है कि दिशा रवि टूल किट लिखने वाली शख्स हैं और साथ ही इस टूल किट की नशरो इशात करने वाली अहम साजिशी हैं। दिशा रवि की गिरफ्तारी का संयुक्त किसान मोर्चा ने मुखालिफत करते हुए उन्हें बिला शर्त आजाद करने का मुतालबा किया। ध्यान रहे कि दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को टूल किट मामले में मुल्क से गद्दारी के साथ ही मुजरिमाना साजिश और ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी फैलाने की कोशिश करने की दफात में मामला दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक इस टूल किट के जरिए ही यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में तशद्दुद हुआ। इसी दौरान अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने दिशा रवि की गिरफ्तारी की मुखालिफत करते हुए उनकी रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने एक थ्रेड शेयर करते हुए लिखा है कि हिंदुस्तान में एक्टिविस्ट को किस तरह परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में पूरा ऑपोजिशन इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाता नजर आ रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस सिलसिले में बजरिए ट्वीट अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज व्हाट्सएप से कहा है कि आपकी नई प्राइवेसी के बाद हिंदुस्तानी लोगों में प्राइवेसी को लेकर काफी शुकूक पाए जाते हैं। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि आप भले ही खरबों डॉलर की कंपनी होंगे, लेकिन लोगों के लिए प्राइवेसी की कीमत पैसों से ज्यादा है। चीफ जस्टिस ने इस प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली पिटीशन पर व्हाट्सएप, फेसबुक और मरकज से जवाब मांगा है। अदालत ने मशहूर वकील श्याम दीवान की उस दलील का भी सपोर्ट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई कानून नहीं है। चीफ जस्टिस बोबड़े, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस वी सुब्रमण्यम की बेंच ने एक सुर में कहा कि मिस्टर दीवान की दलील से हम मुतासिर हैं, ऐसा कानून असर में लाया जाना चाहिए। व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी के तहत हिंदुस्तानियों का डेटा शेयर करेगा। इस डेटा शेयरिंग को लेकर हिंदुस्तानियों में शुकूक को शुबात पाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूरोप के मुकाबले में हिंदुस्तान में प्राइवेसी स्टैंडर्ड गिराए जाने के इल्जामों पर व्हाट्सएप से जवाब मांगा। व्हाट्सएप ने इस पर कहा कि यूरोप में प्राइवेसी को लेकर खास कानून है, अगर हिंदुस्तान में भी वैसे ही कानून हो तो हम उन पर भी अमल करेंगे। उत्तराखंड के चमोली हादसे के रेस्क्यू का आज 9वां दिन है। इस बीच स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ ने रैनी गांव के पास अलार्म सिस्टम लगा दिया है। ये ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी का वाटर लेवल बढ़ते ही गांव वालों को अलर्ट कर देगा, ताकि वक्त रहते आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज बाहर निकाला जा सके। तपोवन इलाके से अब तक 54 लाशों को बरामद किया गया है। एनटीपीसी के टनल में फंसे 32 मजदूरों को निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उम्मीदें भी कम होती जा रही है। इस टनल से अब तक 5 लाशें मिली हैं। इतवार देर रात अलकनंदा नदी का वाटर लेवल बढ़ने का मैसेज वायरल हुआ था। इस पर उत्तराखंड पुलिस ने बयान जारी कर उसे अफवाह करार दिया। उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें अलकनंदा नदी का वाटर लेवल बढ़ने की बात कही जा रही है। यह गलत मैसेज है। अलकनंदा का वाटर लेवल नॉर्मल है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। वहीं चमोली में जो 53 लाशें बरामद किए गए थे उनमें ज्यादातर तपोवन इलाके में ही मिले हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा तादाद एनटीपीसी की टनल और रैनी गांव से मिलने वाले लाशों की है। अभी टनल में 32 वर्कर्स के फंसे होने का शक है। टनल में 135 मीटर तक मलबा साफ कर दिया गया है। अब टनल से लगी एक सुरंग में किए गए होल का मुहाना चौड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसमें वर्कर्स की तलाश में कैमरा ऑपरेट किया जा सके।
वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन से पहले खूनी संघर्ष यानी काफी तेजी के साथ स्ट्रगल तहरीक चल रही है। दल बदल जुबानी हमलों के बाद अब फूड यानी खाना भी पॉलिटिक्स, खाने को लेकर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। वजीर आला ममता बनर्जी ने पीर के रोज मां की रसोई स्कीम शुरू की। इसके तहत सिर्फ 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट खाना दिया जाएगा। मेन्यू में दाल चावल और सब्जी के साथ एक अंडा भी शामिल है। स्कीम का नाम तृणमूल कांग्रेस के नारे मां, माटी और मानुष से लिया गया है। ममता ने कहा कि रियासती हुकूमत फी प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। उन्होंने कहा कि एनजीओस हर दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच रसोइयों का एहतमाम करेंगे। धीरे धीरे रियासत में हर जगह ऐसे रसोई घर बनाए जाएंगे। तमिलनाडु में भी इसी तरह अम्मा कैंटीन के नाम से तब की सीएम जयललिता ने एक स्कीम शुरू की थी। সে বইটা কোথায়? এই প্রোগ্রামটা আমাদের খুবই সাধারণ মানুষের জন্য। আমরা উই গিভ এনি মানি ফর দ্য ফ্রি রেশন ফ্রম ফেয়ার প্রাইস অফ, এবং তাছাড়াও অনেক গরিব মানুষ আছে যারা হয়তো একটু রান্না ভাতটা খেতে চায়, কিন্তু অনেক এই প্রোগ্রামের পরে ম্যাডাম আজকের খাওয়ানো শুরু হয়ে যাবে। আমার চেয়ারম্যানকে দেখতে পাচ্ছি মিউনিসিপ্যালিটির, আমি ওখানে অনেককেই দেখতে পাচ্ছি। পিএমএস দাদা কালকে গিয়ে খাবে। ডাল সবজি ডাল তরকারি। থ্যাংক ইউ। তারপর আর কি জেলা? বালুরঘাট। মুক্তা বলিয়ে না, মুক্তা বলো। ম্যাম আমরা এখানে আমাদের সেখানে জেলা পরিষদ আর বাকি বেনিফিশিয়ারি এখানে আছেন, সভাধিপতি ম্যাডাম আছেন, কমিশনার এজেন্সি আছে। আমি এটা বলতে চাইছি, আমরা ধন্যবাদ এসেছি, আমরা বাবা কর্পোরেশনের তরফ থেকে মা প্রকল্পের করছি। থালাটা আপনারা কিসের দিচ্ছেন? কাগজের দিচ্ছি জন্য প্রকাশ করছি। গত 1 ডিসেম্বর 2020 থেকে 8 ফেব্রুয়ারি 2021 পর্যন্ত 5টি পর্যায়ে এই কর্মসূচিতে 32,830টি শিবির আয়োজন করা হয়েছিল। वादिया कश्मीर में पीर के रोज तमाम कॉलेजों में करीब 1 बरस बाद तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के बीच दर्स व तदरीस का अमल बाकायदगी से शुरू हुआ। बता दें कि वादी में साल गुज़िश्ता के माह मार्च में ही कोरोना लॉकडाउन के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे और बाद में तालीम के सिलसिले को जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया गया था। मुतालिका हुक्काम के मुताबिक वादी में प्राइमरी और मिडिल सतह तक के स्कूल 1 मार्च से खुलने वाले हैं, जबकि सूबे जम्मू में 1 फरवरी से ही कॉलेज खुल गए हैं। एक एजेंसी के मुताबिक श्रीनगर में कायम मुख्तलिफ कॉलेजों का दौरा करने के बाद पता चला है कि कॉलेजों में सुबह से ही तुलबा के जौक आने का सिलसिला जारी था। उन्होंने कहा कि तुलबा और असातिज़ा के चेहरों पर खुशियां आया थी और टीचर्स तुलबा का इस्तकबाल कर रहे थे। महाराष्ट्र के जलगांव में इतवार की रात करीब 1 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। यहां किनगांव के पास एक ट्रक पलट गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रक में पपीता भरा था। इसके अलावा 19 लोग बैठे थे। इनमें से 15 की मौत हो गई है, 4 जख्मी हैं। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक किनगांव के पास अंकलेश्वर बुरहानपुर स्टेट हाईवे पर हादसा हुआ। एक मोड़ पर ट्रक की स्टीयरिंग की रॉड टूट गई। इसके बाद ड्राइवर ने उस पर से काबू खो दिया। ट्रक पलटने की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को क्रेन के जरिए सीधा किया। तब तक कई मजदूरों की जान जा चुकी थी। हादसे में मरने वाले 15 लोगों की पहचान हो गई है। इनमें शेख हुसैन, शेख सरफराज, कसम तानवी, ऐसे ही दीगर काफ़ी नाम हैं। इन सभी की पहचान की गई है। दीगर मरने वालों में 2 बच्चे और 6 खवातीन भी शामिल हैं। सभी जलगांव के रावेर तहसील के रहने वाले हैं। रोजाना ये मजदूरी के लिए किनगांव जाते थे, फिर वहां से शाम को किसी गाड़ी पर बैठकर घर लौटते थे। इतवार देर शाम भी यही पपीता
लदे ट्रक पर सवार होकर घर की तरफ लौट रहे थे, तब यह हादसा हो गया। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में फिलहाल कोरोना के मुस्बित केसेस की तादाद 10 करोड़ 90 लाख के पार हो चुकी है। इनमें से 8 करोड़ 14 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। 24 लाख 11 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका में इतवार के रोज कुल 64,297 नए केसेस मिले और 1,111 लोगों की मौत हो गई। वहां अब तक 2 करोड़ 82 लाख लोग मुतासिर हो चुके हैं। 1 करोड़ 82 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,97,000 मुतासिरीन की जान जा चुकी है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 3 दिन से कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान इसमें 2000 से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान नए केसेस की तादाद एक बार फिर 11,000 से ज्यादा हो गई और इसी अरसे में जानलेवा वायरस से शिफायाब मरीजों की तादाद 9,489 थी, जबकि एक बार फिर 2,070 एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए। दरियासरा मुल्क में कोविड-19 के अब तक 82,85,295 अफराद को वैक्सीनेट किया जा चुका है। पीर की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,649 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,09,16,589 हो गई। इसी अरसे के दौरान 9,489 मरीजों की शिफायाबी से मजमूई तादाद 1,06,21,220 हो गई। इसी अरसे के दौरान 2,070 एक्टिव केसेस से बढ़कर मजमूई तादाद 1,39,637 हो गई और मजीद 90 मरीजों की मौत से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 1,55,732 हो गई। इसी बीच मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि मरकजी हुकूमत अगले महीने यानी मार्च के महीने में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन देगी। Asked everyone to work sincerely, dedicatedly and honestly for an Atmanirbhar Bharat, and he wants India to grow into a $5 trillion economy. And I can say with lot of conviction and with whatever experience I have in the Science and Technology Ministry and with what is going to happen with the easing out of all these regulations and the deregulation activity, which has already happened in most of the countries of the whole world. In fact, I would say India is a little late in doing that. It's already a global phenomenon that has already happened. So these new guidelines, they are going to liberalize map making and democratize geospatial data sets, which is the crucial requirement for the geospatial industry. And that's, I think, the most important thing. At present, without these guidelines in place, several 100 billion positive sectors like farming, mining, urban construction, transportation and delivery, location, services for e-commerce, communication like 5G, etc., they are all suffering because of the non-availability of high-quality maps, which are critical for these key sectors of the economy. Since government is गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक न्यूज एजेंसी ने इसकी जानकारी दी। एक दिन पहले यानी इतवार के रोज ही रूपानी वडोदरा में एक इलेक्शन मीटिंग में तकरीर करते हुए बेहोश होकर गिर पड़े थे। इसके बाद उनका टेस्ट कराया गया, जिसमें वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। रूपानी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा कि वज़ीर आला कई दिनों से पब्लिक मीटिंग्स कर रहे थे, आम लोगों से मुलाकात कर रहे थे और इलेक्शन के लिए कैंपेन में जुटे थे। कल उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। करीब एक हफ्ते तक वो अस्पताल में भर्ती रहेंगे। वहीं रूपानी इतवार के रोज इलेक्शन की एक मीटिंग में जो मकामी
जो लोकल बॉडीज हैं उनके इलेक्शन की कैंपेन के लिए वडोदरा के निजामपुरा पहुंचे थे। वहां हुई मीटिंग में वजीर आला चक्कर खाकर गिर पड़े। इसके बाद उनका प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। डॉक्टरों ने रूपानी को स्टेज पर ही फर्स्ट एड दिया था। इसके बाद वो खुद सीढ़ियों से नीचे उतरे। इलाज के बाद रूपानी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। वडोदरा के निजामपुरे में रूपानी की दिन की वो तीसरी रैली थी। वो तरसाली और करेली बागी में चुनावी इंतखाबी मीटिंग्स करने के बाद निजामपुरा पहुंचे थे। वज़ीर आला के सोशल मीडिया अकाउंट पर उस मीटिंग का एक वीडियो शेयर किया गया। इसके आखिरी हिस्से में रूपानी को गिरते देखा जा सकता है। कायदो व्यवस्था पहली चीज आपको करिए चाहिए। आयो बहनों, तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 99 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अमवात हुई हैं। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,96,673 हो गई। हलाकतों की तादाद 1618 है। जीएचएमसी के हुदूद में 24 नए केसेस दर्ज हुए हैं। चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ खेला जा रहा दूसरा टेस्ट इंडिया की मुट्ठी में है। रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा के शतक की मदद से टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 286 रन बनाकर इंग्लैंड को 482 रन का टारगेट दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवाकर 53 रन बना लिए हैं। डॉन लॉरेंस और जो रूट नॉट आउट हैं। 2 दिन का खेल बाकी है। ऐसे में इंडिया की जीत पक्की नजर आ रही है। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे अश्विन ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 106 रन बनाए। यह उनके टेस्ट करियर का 5वां शतक रहा। अश्विन ने यह पारी तब खेली जब इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइक वॉन ने इस पिच को बेहद खराब बताया। अश्विन ने 40 टेस्ट और 54 महीने बाद टेस्ट में शतक लगाया है। इससे पहले अगस्त 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी। तब टेस्ट में उन्होंने 118 रन की पारी खेली थी। घर में पिछला शतक नवंबर 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में ही लगाया था। तब उन्होंने 67 रन की पारी खेली थी। शेयर बाजार में पीर के रोज अच्छे घरेलू इशारों के चलते रिकॉर्ड लेवल पर स्टॉक मार्केट बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 609 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 52,154 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने अब तक के सबसे ऊंची सतह 52,235 यानी 52,235 को भी छुआ। इसी तरह निफ्टी भी पहली बार 15,340 पॉइंट्स के लेवल को पार किया। आखिर में इंडेक्स 151 पॉइंट्स ऊपर 15,314 पर बंद हुआ। 28 फरवरी को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है जो अपने साथ भगवत गीता, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फोटो और 25,000 लोगों के नाम लेकर स्पेस में जाएगा। मुल्क के स्पेस मिशन की तारीख में पहली बार ऐसा होगा। इस मिशन की खास बात यह है कि इसे इंडियन स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तैयार किया है। इस नैनो सैटेलाइट को लेकर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की जानिब से इसे छोड़ा जाएगा। महीने के आखिर में इसरो इस नैनो सैटेलाइट के साथ 2 दीगर इंडियन सैटेलाइट्स और ब्राजील के भी एक सैटेलाइट अमेजोनिया 1 को लॉन्च करेगा। इन 3 इंडियन सैटेलाइट्स के नाम सतीश धवन, आनंद और यूनिटी सेट हैं। इसमें सतीश धवन सैटेलाइट भगवत गीता, PM नरेंद्र मोदी और फोटोज के साथ 25,000 स्टूडेंट्स के नाम लेकर जाएगा। इसे स्पेस किड्स इंडिया की तरफ से डेवलप किया गया है। चारों सैटेलाइट को चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से PSLV C-51 के जरिए सुबह 10:24 पर लॉन्च किया जाएगा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।